नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर विस्तार पूर्वक खबरें आपको दिखाएंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय होगी। पार्टी चंदखुरी में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस दिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी। आपको बता दें कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है, श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी अब राममय हो रही है। और आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के दिन यानी प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 तारीख को कांग्रेस हर जिले में कार्यक्रम करवाने की तैयारी में है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाने वाला ये कार्यक्रम या लिया गया ये निर्णय अब पार्टी के किस थिंक टैंक के या फिर किस विषय पर कैसे किन हालातों में लिया गया देखने का विषय होगा। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, 22 को क्या आयोजन करने वाली कांग्रेस? 22 को कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाएगा। और जिसको भी समय होगा वो अपनी आस्था है, कहीं भी शामिल हो जाए। एक दिन पहले हो जाए, 22 तारीख हो जाए, उसके बाद 5 दिन बाद अपना शामिल हो जाए, वो उनके ऊपर है। लेकिन हम लोगों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का सभी जिला मुख्यालय में करेंगे। राजीव भवन में भी होगी और हमारे पुराने जिला कांग्रेस है वहां से भी शुरुआत होगी और पूरे जिला मुख्यालय में सुंदरकांड। हाँ, कौशल्या माता मंदिर भी है पास में, कोशिश करेंगे हम लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाए। सर, कांग्रेस ने मना कर दिया है वहां पर जो आयोजन है उसमें शामिल होने से, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहां पर आयोजन कर रही है, तो क्या कोई मना नहीं। और कार सेवक रहे विधायक व्यास कश्यप का उपेक्षा होने पर दर्द छलक पड़ा है। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिलने से आहत हैं और इस मुद्दे पर बात करते हुए वो भावुक भी हो गए और बीजेपी पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। व्यास कश्यप ने कहा कि 1991 से 2021 के बीच वो अयोध्या कई बार गए, लेकिन कार सेवक के रूप में कभी उनका सम्मान नहीं हुआ। ये बात कहते हुए व्यास कश्यप के आंसू छलक पड़े। व्यास कश्यप कांग्रेस की टिकट पर जांजगीर चांपा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था। इससे पहले वो बीजेपी में हुआ करते थे। हमने सरयू नदी पर ऐसे सैकड़ों की संख्या में लाश देखी जो कार सेवकों की थी, जो तर रहे थे। और इस बात का मुझे तकलीफ है। इस भाजपाइयों ने मैंने जीवन भर जिसकी सेवा, एक दिन भी कार सेवा के नाते मेरे नेतृत्व में इतने कार सेवक गए, एक दिन भी कभी भी मेरा सम्मान नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, इस बात का मुझे तकलीफ है कि कार सेवा चाहे कोई भी हो, वो तो धर्म के लिए गए थे, रामलला के लिए गए थे, न कि किसी व्यक्ति के लिए गए थे। परंतु दुर्भाग्य से गुटी राजनीति का मैं हर बार शिकार हुआ। और वह 1990-91 की जो घटना, मुलायम सिंह की सरकार, बाद में तो कल्याण जी की सरकार में बड़े बड़े लोग गए अपने आप को कार सेवक बनाने के लिए। वास्तविक कार सेवा थी मुलायम सिंह की, यूपी की जब सरकार थी उस समय। और रायपुर में सीएम ने गृह विभाग की बैठक ली है और पुराना पुलिस मुख्यालय में ये बैठक हुई है। गृह विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां मौजूद रहे। डीजीपी गृह सचिव बैठक में मौजूद रहे। गृह विभाग के कामकाज की भी समीक्षा हुई। बैठक के बाद बोले गृह मंत्री विजय शर्मा, भारत में 150 साल पुराने कानून थे, भारतीयता को देखते हुए नए कानून बने, नए कानून के तहत कार्य योजना पर चर्चा की गई, नए कानून की जानकारी विभाग को मिलेगी। आपको बता दें कि गृह विभाग की इस बैठक के बाद यहां पर जो तस्वीरें सामने है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत में 150 साल पुराने जो कानून थे
उन्हें खत्म किया जा रहा है, जिनकी आज के समय में कोई प्रासंगिकता नहीं है। नए कानून के तहत कार्य योजना पर चर्चा की गई है। भारत में 150 साल पुराने कानूनों के माध्यम से वो कानून जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे, उसी से पूरा भारत के प्रक्रियाएं गवर्न हो रही थी। उसमें आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। उन तीनों के समानांतर भारतीय आत्मा को ध्यान में रख करके और भारतीय सदन में प्रस्ताव पारित करके कानून केंद्रीय स्तर पर बने हैं। वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी उसमें हो चुका है। उस कानून की पूरी जानकारी सबके साथ हो, विभाग में भी हो, और उसकी पूरी एक कार्य योजना बना करके विभाग में प्रशिक्षण भी उसका होना पड़ेगा। उसके संदर्भित इतने आधुनिक तरीकों को रख करके उन कानूनों को बनाया गया है कि बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए बहुत सारा काम करने की आवश्यकता होगी। उन पूरी कार्य योजना को बना करके विभाग ने आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसको रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देख करके ये कहा है, आश्वस्त किया है पूरे विभाग को, आप पूरी ताकत से कोशिश करें, किसी बात की कमी नहीं होगी। हम और आप जिस शहर, उस शहर के जिस मोहल्ले, उस मोहल्ले की जिस गली में जाते हैं, वहां कई कोचिंग सेंटर्स नजर आते हैं जिसका ना तो रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई कोचिंग खोलने की किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता। देश में प्राइवेट कोचिंग क्लासेस का धंधा जोर शोर से चल रहा है और इन सेंटर्स में बच्चों की पढ़ाई कम और उन पर दबाव बनाने का काम ज्यादा होता है। अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है और लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है। नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं जिसके तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग में पूरी तरह से नो एंट्री है। मतलब कि अब बच्चों की पढ़ाई के नाम पर जो लूट का धंधा चल रहा था वो बंद होने वाला है। और शिक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद बिलासपुर के स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर्स के संचालकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उनका कहना है, दिखाते हैं आपको बता दें कि सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है कि बच्चों को 16 साल से कम उम्र में कोचिंग सेंटर्स में जाने की इजाजत नहीं होगी। 10वीं के बाद ही कोचिंग के लिए आपका नामांकन हो सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटरों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अवसाद में जो बच्चे होते हैं और जो लगातार सुसाइड के मामले से निकलकर सामने आते हैं, उस पर लगाम लगाने की एक कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की है। लेकिन क्या इस कोशिश को लेकर क्या यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे फैसले को, इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइएगा और आप क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मेरा नाम वंशिका शर्मा है, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। जी, ये बताइए केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया, आप इसे कैसे देखती हैं? जी, मेरे को ये फैसला गलत लगता है क्योंकि मेरा भाई भी है, वो भी 17 से कोचिंग कर रहा है, तो वो मेंटली अभी जिस कंपटीशन को फेस करता है, तो हमारा फैमिली इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि उसको उस चीज़ के लिए हम लोग अभी से रेडी कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं एआई और तकनीक की मदद से अयोध्या का अद्भुत दृश्य। चलिए दिखाते हैं। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब यह मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा
जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहाँ बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को ये भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहां नीचे नहीं, वहां ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टचडाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ, कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद है और जब विमान के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहां जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहाँ आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ है और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दें, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहाँ पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहाँ। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहाँ 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहाँ पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप? बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी अयोध्या यात्रा जारी है हमारे लघु पुष्पक में, जो आपको अयोध्या नगरी दिखा रहा है।
यात्रा में लता मंगेशकर चौक भी है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। देश की महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित इस चौक का विशालकाय स्वरूप आप देखिए इस वीणा का। आसमान से भी इसे आप साफ देख सकते हैं। यह वीणा 40 फीट लंबी है, इसका वजन 14 टन का है और इस वीणा को पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार जी ने 2 महीने की मेहनत से फिर इसे बनाया था। इस पर मां सरस्वती की तस्वीर भी उकेरी गई है। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को यह सम्मान वाकई में अद्भुत है। ऊपर से सेल्फी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन आप जब भी अयोध्या आए तो यहां एक सेल्फी तो बनती है। ऐसे ही खूबसूरत और अद्भुत दृश्य भी आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।